नमस्कार दोस्तों। एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हमारे बीच कोई ना कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट को हम इनवाइट करते हैं और आप सब लोगों की जो भी क्वेरीज होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रिमिका कपूर जी। तो सबसे पहले डॉक्टर रिमिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। Thank you. जी Thank you so much. डॉक्टर रिमिका जी, इट इज आवर ऑनर टू हैव यू हियर। As an alumna of ITT Delhi, Dr. Kapoor's academic journey began with a degree in mechanical engineering. Her tenure at IIT Delhi, spanning 16 years, witnessed groundbreaking research initiatives in bioenergy technologies. Transitioning to industry, Dr. Kapoor assumed the role of principal innovator and waste management expert at Green Loop Cleantech. She leverages over 15 years of hands-on experience to spearhead active initiatives in sustainability consulting, ESG consulting, and carbon accounting. She is also the joint director of ESG committee at FII. I welcome you, Dr. Kapoor, to the show. Thank you so much, Dr. Zavya, and I would like to thank FII and Dr. Deepak Jain, Mr. Sanjay Arora for inviting me to this podcast. Thank you so much. डॉक्टर रिमिका जी, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले फर्स्ट वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर जर्नी विद आवर ऑडियंस। आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही? बीइंग अ वुमन, आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? So, अगर मैं अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी की बात करूं तो जो मेरी जर्नी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शुरू हुई बिकॉज मेरा एक बहुत डीप इंटरेस्ट फिजिक्स में था। उसी की वजह से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करी आउट ऑफ ऑल द अट्रैक्टिव ऑप्शंस ऑफ आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। बट मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था। फिर मैंने आगे अपनी मास्टर्स एनर्जी मैनेजमेंट में करी एंड देन पीएचडी एंड अपनी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी आईआईटी दिल्ली से ही करी इन एनर्जी मैनेजमेंट। फिर मेरा पेटेंट भी मुझे एक ग्रांट हुआ on the research which I conducted at IIT Delhi. उसके बाद मैं टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कनाडा चली गई थी। वहाँ पे मैंने एक स्पेशलाइज्ड मास्टर्स कोर्स किया जहाँ पे आई वाज ग्रांटेड कैनेडियन डॉलर्स 5,000 का अवार्ड मिला मुझे फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी ऑन डेवलपिंग ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स। सो फिर वहाँ पे मैंने कुछ टाइम जॉब करी एंड आई रिटर्न बैक टू माय होम कंट्री जहाँ पे मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, कंसल्टिंग सर्विस स्टार्ट करी इन कार्बन अकाउंटिंग एंड ईएसजी। एंड जो मेरी फाउंडर है, को फाउंडर है, वो यूएस में है एंड एक कंपनी हमारी यहाँ पे रजिस्टर्ड है दिल्ली में और एक कंपनी हमारी सेम ब्रांच हमारी यूएस में रजिस्टर्ड है। सो मैंने अभी तक टोटल मेरे पास अराउंड 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन, और मैंने इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। सो अगर मैं बात करूं कि एज अ फीमेल मुझे कोई चैलेंजेस फेस हुए हैं कि नहीं, सो मतलब सस्टेनेबिलिटी और ईएसजी जैसे डोमेन्स में अवेयरनेस और अडॉप्शंस अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे हैं। सो स्पेशली इन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो अगर एक विमेन एंटरप्रेन्योर को इनिशियल फंडिंग या बिजनेस क्रेडिबिलिटी में एस्टैब्लिश करनी है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो रहता ही है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बहुत ज़्यादा बर्डन कंप्लायंसेस का रहता है, लेकिन अचीवमेंट्स भी बहुत सारे हैं इसमें। तो ग्रीन लूप जो मेरी कंपनी है बहुत इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है और ये हेल्प करती है इंडस्ट्रीज को कि सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर सके उनको। और क्योंकि जो मेरा रिसर्च बैकग्राउंड है इस जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, जो और क्योंकि वो साइंटिफिकली बैक्ड है और हम प्रैक्टिकली feasible solutions भी प्रोवाइड करते हैं टू द इंडस्ट्रीज एंड टू द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। सो ये हेल्प करता है इंडस्ट्रीज को कि वो उन ऑप्शंस को अडॉप्ट कर सके।
जी, थैंक यू डॉक्टर रंगा जी। So, Dr. Kapoor, you have done a PhD in mechanical engineering and an MBA. So, how does this combination help in ESG and carbon accounting? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने मुझे सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देने के लिए ना हेल्प करी। बट जो क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे अपना जो रिसर्च का एक्सपीरियंस और जो मेरा बैकग्राउंड है इसको लॉन्ग टर्म में बिजनेस और कमर्शियल पर्सपेक्टिव में लेके जाना है। सो फॉर दैट एक एमबीए की एमबीए की डिग्री एज सच में नहीं बोलूंगी, बट एमबीए की नॉलेज कि हाउ टू रन अ बिजनेस, हाउ टू मैनेज ऑल द डिफरेंट perspectives in managing a business, उसकी जरूरत को देखते हुए मैंने एमबीए को uh, किया। एंड सिमिलरली मैंने जो मास्टर्स स्पेशलाइज मास्टर्स भी करी कनाडा से, वो एंटरप्रेन्योरशिप फोकस थी। एंड देन उसमें हम मैंने सस्टेनेबिलिटी को क्लब करके ताकि हम बिजनेस के इजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें बाय इंटीग्रेटिंग पॉलिसी एज वेल। सो मेरा जो टेक्निकल और जो बिजनेस नॉलेज को जोड़ के कंबाइन करके इसी गैप को ब्रिज करने के लिए मैंने पीएचडी को आगे एमबीए के साथ जोड़ा। That sounds wonderful. Over to you, Mr. Raghuram. जी, being woman entrepreneur, what was your biggest challenge in your journey? वैसे तो अब थैंकफुली अब हम उस एरा में हैं कि जहाँ पे women को काफी सपोर्ट और प्रमोट किया जाता है। जी, वो आई थिंक इन 80s एंड मे बी अर्ली 90s में ऐसा होता था। बट थैंकफुली मुझे इतने चैलेंजेस का फेस नहीं करना पड़ा, नाइदर इन माय पर्सनल लाइफ नॉर आफ्टर माय मैरिज। उल्टा मुझे प्रमोट एंड एनकरेजमेंट ही मिली फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रॉम माय इन-लॉज, फ्रॉम माय हस्बैंड एंड देन माय सन ऑल्सो। क्योंकि जी, मुझे याद है जब मैं पीएचडी कर रही थी तब उस टाइम पे मैंने अपने बेटे को कंसीव किया था। एंड he helped me and he provided me the motivation to complete my PhD। तो अब मुझे लगता है कि अब क्योंकि इतनी अवेयरनेस है कि women are not only equal or at par with men, but they are much more capable in handling household work as well as professional life। तो इसलिए मुझे थैंकफुली इतना प्रॉब्लम्स की ऐसी कोई चैलेंजेस को फेस करना नहीं पड़ा, उल्टा मुझे मुझे सबने हेल्प भी किया in achieving my goals, professional goals। जो आपने कार्बन अकाउंटिंग और जो सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन अकाउंटिंग को लेकर जो आपने अपना सब्जेक्ट और अपना प्रोफेशन चूज किया, इसमें आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन पॉइंट क्या था इस सब्जेक्ट को चूज करने में? तो जो सबसे बड़ी जो जरूरत है आज के टाइम पे सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट करने की, नॉट जी, ओनली एट द ग्रास रूट लेवल बट ऑल्सो जो एक बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे फॉर एग्जांपल गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है या छोटी से छोटी कंपनियां स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी हैं। तो इनको भी एनवायरमेंट को अपने ध्यान में रखकर सारे प्रोसेसेस को करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम एनवायरमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं और वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेस्ट सिर्फ एक वो वाला वेस्ट नहीं है कि जो हम देख रहे हैं, वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस जो एनवायरमेंट में जा रही हैं। सो वो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस कर रही हैं, जो जिसकी वजह से आजकल जो हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कितने सारे इफेक्ट्स हम फील कर रहे हैं अपने आसपास। जैसे कि नवंबर में इतना हम पोल्यूशन को फेस करते हैं एंड हाई टेम्परेचर्स। अभी अप्रैल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टिल देयर इज सच अ हाई टेम्परेचर्स इन द आफ्टरनून। सो ये क्यों है? बिकॉज हमने जो पहले इंडस्ट्रीज ने पहले अडॉप्ट नहीं करी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड दे used to just throw the waste on the outside। बट अब थोड़ी सी अवेयरनेस हो रही है एंड कंपनीज चाहे वो स्मॉल है या मीडियम है या लार्ज है, दे नो दैट
they have to and they should adopt sustainability. They should increase the efficiency of the processes, keeping in mind the sustainability aspects and सिर्फ compliances के लिए ही नहीं ESG को उनको अडॉप्ट करना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट को वो रिड्यूस कर सकते हैं जो कंपनीज हैं, तो इसके वजह से आज के टाइम पे सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है. तो इसकी वजह से मैंने अपना जो करियर है, आई डिसाइडेड टू focus on this aspect and help industries and companies to adopt sustainable practices. रेमिका जी, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आउट ऑफ सब्जेक्ट बट लिंक इसी से है, जो मैं पूछना चाहूंगा. बीइंग अ वुमेन, आपको कोई चैलेंज नहीं आया? बिकॉज जो भी अभी चेंजेस हैं हमारे इंडिया में, तो वुमेन के लिए बहुत ही पॉजिटिव और हेल्पफुल हैं. सारा एनवायरनमेंट है, फैसिलिटीज हैं, बट स्टिल अभी आपने एक और भी बात बोली कि आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया. बट अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करूं, या मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, तो आपका सब्जेक्ट बहुत ही स्पेसिफिक और एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, जिसमें जब तक आप पूरा टाइम नहीं देंगी और एक आपका माइंडसेट जो होता है, एक पैशन, जब तक पैशनेट होकर काम नहीं करेंगे, आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते. तो ऐसे में इतने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अडॉप्ट करने में और फिर अपना फैमिली मैनेजमेंट करने में आपका टाइम का कैसे आप मैनेज कर पाती हैं? अगर मैं बोलूं, देखिए दो तरीके से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. अब जी. अगर मैं देखूं, अगर सपोज मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ, जैसे मुझे एक जनरल एक लाइटर नोट में मैं बात करूं कि जी. देखो अभी तो ये मेरा काम है, बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन वेस्ट मैनेजमेंट, इन इम्प्रूविंग द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेसेस और सस्टेनेबिलिटी में मेरे को इंटरेस्ट है. तो इसलिए मैं, और मुझे रीड करने का भी बहुत शौक है, पढ़ने का बहुत शौक है. तो इन सबको अडॉप्ट करके आई डू माई वर्क. और जब हम अपना काम करते हैं ना, तो स्ट्रेस फील नहीं होता, तो वो मैनेज हो जाता है. और क्योंकि हम घर भी मेरा है, काम भी मेरा है, तो वो इजीली बैलेंस हो जाता है. बट अगर सपोज वो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मुझे अगर सपोज किसी के लिए काम करना है, जहाँ पे एक मोनेटाइजेशन फैक्टर आ जाता है कि मुझे किसी के लिए काम करना है तभी वो मुझे पैसे देंगे, तो वो स्ट्रेस फील होता है. एंड जैसे सपोज अगर मैं को अगर आप बोलोगे मेरे अपने काम के लिए मैं 20 घंटे भी काम कर लूंगी, बट यही अगर मुझे किसी के अंडर किसी के लिए नौकरी में काम करना होगा 20 घंटे, तो मुझे उतना ही स्ट्रेस होगा. जी. तो इसीलिए मेरे को मजा आता है अपना ही काम करने में. यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, आपको कोई चैलेंज फेस नहीं हुआ आपको लाइफ में इस चीज को मेंटेन करने के लिए? आपने नहीं, सब एक वैसे, हाँ वैसे चैलेंज हुआ था, जी. क्योंकि because of some family and medical problems. जी. During the peak COVID times, I had to come back to India. So मैं उस टाइम पे अपने करियर के पीक पे थी. अगर मैं जॉब पर्सपेक्टिव में देख, तो आई केम बैक. बट मैंने आई डोंट रिग्रेट इट. मेरे को ये लगता है कि मैं अगर वो चीज नहीं करती, तो ऑल्दो बहुत लोग करते हैं कि नहीं, दे कीप देयर करियर फर्स्ट, बट मेरे को था कि नहीं, अभी मेरी फैमिली को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है. एंड अगर और ये चीज मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सिखाई है कि हम उन्होंने हमें, मेरी और मेरी सिस्टर को बहुत इम्पोर्टेंस दी है. और करियर को कहते हैं कि आप करियर तो फिर भी आप बना सकते हो, बट फैमिली को आपने सबसे पहले देखना है. तो इसलिए मैंने फैमिली को अपनी सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी. एंड आई केम बैक. स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये कैसे क्या हो गया, बट फिर इवेंचुअली आई रियलाइज कि इट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन. एंड आई मेरे को अपने बेटे को भी ध्यान रखना है, मुझे उसको पढ़ाना है. मतलब मेरा इतना पढ़ने का फायदा क्या हुआ कि अगर मुझे उसी को भी किसी के पास भेजना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, तो ये चीजें सोच के आई डिसाइडेड टू स्टार्ट विद माय ओन स्टार्टअप, जिससे कि मैं उसके ऊपर भी ध्यान दे सकूं, मैं अपने काम पे भी ध्यान दे सकूं और अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे सकूं.
जी, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि मैं आपको जितना जानता हूँ, आप हर फील्ड में अपना, चाहे वो पर्सनल एस्पेक्ट है, जैसे आपने अपने बेटे की बात बोली, उसको पढ़ाने की बात बोली, आपने अपनी फैमिली की बात बोली, आप बहुत ही डेडिकेटेड होकर जो चलती हैं, वाकई में वो एक, आपको एक सैल्यूट है उसमें, एक रिगार्ड थैंक यू सो मच। के लिए। जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली भी हम जुड़े हैं, हम मिल चुके हैं मीटिंग्स में, तो मैं जितना ऑब्जर्व किया, आप बहुत ही मतलब डेडिकेटेड और फोकस्ड हैं, ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। थैंक यू सो मच। Dr. Kapoor, you bring in almost 20 to 25 years of experience in the field of ESG. And you were recently joined at the team at FII as the joint director in the ESG committee. So, what vision do you bring forward um, in terms with this new position, and how do you plan to bring a change? सो जब मैं डॉक्टर दीपक जैन से मिली थी फर्स्ट टाइम, तो हमने जब डिस्कस किया ईएसजी कमेटी को अ, आगे लॉन्च करने के लिए, एंड उन्होंने भी मेरे मतलब मुझ पे वो एक कॉन्फिडेंस दिखाया कि हाँ, आई कैन डू दिस एंड वी कैन स्टार्ट विद एफआईआई ईएसजी कमेटी। सो जो मुझे लगता है कि क्योंकि भारत, इंडिया में ईएसजी रिपोर्टिंग मैंडेटरी है अभी टॉप 1000 कंपनीज के लिए, एंड धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस वी आर लुकिंग एट, तो ये आगे और भी बहुत काफी कंपनीज के लिए इट विल बिकम मैंडेटरी। सो इस हमारी एफआईआई ईएसजी कमेटी के थ्रू वी कैन assist in ESG compliances and sustainability reporting. हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और हम हेल्प कर सकते हैं पॉलिसी डेवलपमेंट में। हम इन्वेस्टर्स के साथ ESG कंप्लायंस के साथ के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सो ये सब चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा आगे आने वाले टाइम पे भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होंगी, एंड हम हेल्प करेंगे कि इसके ऊपर हम टास्क फोर्स और स्किल को और हम डेवलप करें थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज सेशंस एंड ट्रेनिंग सेशंस, एज वेल एज वी कैन हेल्प कंपनीज इन making their sustainability reports and doing the carbon accounting. So इस विजन के साथ हम आगे एफआईआई ईएसजी कमेटी को आगे लेके चलना चाहेंगे। Right, right. Thank you. Over to Mr. Arora. डॉक्टर मिका जी, आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो नए स्टार्टअप्स हैं या इंडस्ट्री ओनर्स हैं? सो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि मैं तो सस्टेनेबिलिटी में काम करती हूँ, तो मैं सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड ही बोलना चाहूंगी कि हर एक हर इंसान को, हर एक पर्सन को, हर काम, चाहे वो हम किचन में काम कर रहे हैं, चाहे हम एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हर चीज में हम कोशिश अगर करेंगे कि हम कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करें। जैसे सपोज सिंपल सी ही चीज है कि हमें पता है, हमें सिखाया भी जाता है अपने घरों में, अपने स्कूल्स में, फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, कि व्हेनेवर यू लीव द रूम यू जस्ट स्विच ऑफ द लाइट। तो अब वाई डू वी, हम ये तो बोल देते हैं कि हम ये करना है, बट क्यों करना है कि हाँ हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेव करें, बट बिल सेव करना इज नॉट द नीड ऑफ द आवर। आप एक ब्रॉडर पिक्चर आपको देखनी है कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हो, सो एट द बैक आप कितना कोल बर्न करने से रोक रहे हैं। जितना कोल बर्न कम होगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगा और उतना क्लाइमेट चेंज भी कम होगा। सो वो एक एक करके अगर हम इतनी सारी पॉपुलेशन जो है वो अपना एक एक स्टेप इंटीग्रेट करेंगे, तो वी कैन help in saving our mother earth, and we can do a lot in sustainability aspects. थैंक यू डॉक्टर रिमिका जी। Thank you. और आज मैं अपने ऑडियंस से ही बात करना चाहूँगा कि आज का डॉक्टर रिमिका जी का जो सब्जेक्ट है ईएसजी, ये बहुत ही एनलाइटनिंग रहा, और मैं, हमारे दर्शकों को इससे ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा। तो
सबसे पहले हम जो बात कर रहे थे, हमारे ये भारत के आज़ादी के 100 वर्ष के सीरीज में हम बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा हमारा सब्जेक्ट रहा वुमेन एम्पावरमेंट का, जिसमें कई रिस्पेक्टेड वुमेन्स हमारे साथ आई, हमारे साथ जुड़ी एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जिसमें आज डॉक्टर रिमिका जी भी एक हैं। और डॉक्टर रिमिका जी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हैं, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। और जो ये इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज दे रही हैं, ESG इनका सब्जेक्ट है। तो ये सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी हर तरह की इंडस्ट्री के लिए, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की हमें ध्यान रखना पड़ता है, कुछ कॉम्प्लायंसेस पर हमें फोकस करना पड़ता है, उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो आप जिनको भी कोई क्वेश्चन हो, वो हमारे वेबसाइट पर आकर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट डॉक्टर रिमिका जी आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर थ्रू मेल देंगी। तो रिमिका जी, क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन आपके साथ बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला, और सब्जेक्ट भी इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें जितनी बात करें उतनी कम है। लेकिन वो हम फिर किसी और एपिसोड में हम बात करेंगे। आज के लिए बस यही इजाजत चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channels. See you next week.